हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं दीपेश नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं सुपर 10 एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास, जो कि आज हमारी है क्लास नंबर 5। हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को आज से। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और आपकी क्लास आज 5वीं क्लास है हमारी, जिसमें हम शुरुआत करते हैं 5वीं क्लास की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली है, गुरुग्राम है, बर्निहाट है या सासाराम है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या, कौन सा शहर है? बर्निहाट। और बात करें आपसे बर्निहाट जो शहर है हमारा, बर्निहाट कहाँ पर स्थित है? बर्निहाट भारत के किस राज्य में स्थित देखने को मिलेगा आपको? तो बर्निहाट शहर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? मेघालय। कहाँ पर स्थित है ये? मेघालय में स्थित है। का क्या? बर्निहाट, जो कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। वायु प्रदूषण के मामले में अगर आपसे बात करें भारत की बात करें अगर आपसे वायु प्रदूषण के मामले में, किस मामले में? भारत की बात करें, हमारे पूरे देश की बात करें वायु प्रदूषण के मामले में आपसे बात करते हैं, तो दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है हमारा भारत। कौन सा? दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। क्या? भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। और आपसे बात करें टॉप 20, कितने? टॉप 20 देशों में, टॉप 20 शहरों में, विश्व के टॉप 20 शहरों में सबसे टॉप 20 जो प्रदूषित शहर हैं विश्व के, उनमें हम बात करें तो विश्व में टॉप 20 जो शहर हैं उनमें से 13 शहर हमारे भारत के हैं। 13 शहर कितने कहाँ के हैं? 13 शहर हमारे भारत के हैं। टॉप 20 विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर कहाँ के देखने को मिलेंगे आपको? भारत के देखने को मिलेंगे। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है प्रदूषण के मामले में? 5वां स्थान है। और भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बर्निहाट। देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? कौन सी योजना है? पीएम वाणी योजना चर्चा में रही है, जो कि हाल ही में पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? कृषि विकास, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा योजना या ग्रामीण सड़क निर्माण? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? देखते हैं हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। अच्छा, तो और बात करें इस योजना की, जो पीएम वाणी योजना है, इसके तहत सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार इसका क्या है? इससे संबंधित है। और बात करें इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य क्या है आखिर? इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य है क्या है? इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित जो शहर हैं भारत के, ग्रामीण वंचित या भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसको कम से कम कीमत पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है। कम से कम कीमत पर इंटरनेट उपलब्ध कराना है। कम से कम कीमत पर क्या? इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो कौन सी योजना है? पीएम वाणी योजना, जिसका क्या है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से इसका संबंधित है। तो देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी के किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में घोषित किया गया है? किस राज्य में है स्थित है? कौन से किले हैं? जिंजी के किले। जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित इनको हाल ही में किया गया है। तो कहाँ पर स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिहार, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर स्थित है ये हमारे किले, जिंजी के किले, जो कि 44वीं साइट यूनेस्को की, ये कौन सी 44वीं साइट के रूप में इनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? कौन से 44वीं साइट बनी है, जो कि क्या 44वीं साइट? तो ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु में हमको देखने को मिलेंगे। इनको किस नाम से किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से इनको, मराठा सैन्य परिदृश्य जो है, इसके नाम से जिंजी के किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जो मराठा सैन्य परिदृश्य है, ये जिंजी के किले जो तमिलनाडु में स्थित है, इनका संबंध मराठाओं से रहा है। इनका संबंध किससे रहा है? मराठाओं से रहा है। इसलिए इनको मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से यूनेस्को के विश्व धरोहर में 44वीं साइट के रूप में घोषित किया गया। बात करें आपसे भारत में,
यूनेस्को की विश्व धरोहर में कितनी साइट है हाल फिलहाल में, तो हाल कितनी साइट हो जाएंगी, 44 भी साइट है, तो टोटल कितनी है भारत में, 44 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भारत में है। अगर आपसे बात करें किसकी, यूनेस्को की, बात करें किसकी आपसे, यूनेस्को, बात करें आपसे यूनेस्को की स्थापना की, किसकी, यूनेस्को की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है कब, 1945 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी, किसकी, यूनेस्को की। अगर यूनेस्को की बात करें आपसे इसके हेडक्वार्टर की, इसकी, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। पेरिस जो कि कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, किसका, यूनेस्को का। बात करें अगर आपसे यूनेस्को के फुल फॉर्म की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा यूनेस्को। तो यूनेस्को की कौन सी भी साइट बनी है, 44वें नंबर की साइट कौन सी बनी है हमारी, जिंजी किले, जो कि मराठा सैन्य प्रदेश के रूप में बात करते हैं। तो आपसे बात करें अगर 43वीं साइट की, 43वीं कौन सी साइट बनी है, ये तो 44वीं साइट है जो जिंजी किले है। 43वीं साइट पे 43वें नंबर पे कौन सा है, अगर बात करें आपसे 43वें के नंबर पे कौन है, असम का मोइदम, जो कि कहाँ पर स्थित है, मोइदम असम में स्थित है, असम का मोइदम। ये कौन से नंबर की है, ये 43वें नंबर की है, जो कि डाटा आपका पूरा यूनेस्को की ऑफिशियल साइट से लिया गया है। अगर आपसे बात करें 42वीं साइट की, 42वीं साइट की बात करें तो 42वीं कौन सी साइट है हमारी, शांति निकेतन। तो 42वीं साइट की बात करें, 42वीं साइट कौन सी है हमारी, शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है, तो शांति निकेतन स्थित है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यूनेस्को की कितनी साइट है भारत में, 44 पार्ट है। और ये किस जिले में है, कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखते हैं हम आज का पहला अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। कौन सा ब्रिज है दोस्तों, कार्नेक ब्रिज। तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, इसका नाम बदलकर रखा गया है क्या, सिंदूर ब्रिज इसका नाम बदलकर रखा गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजगीर, मुंबई, भोपाल या पहलगाम। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित है ये, मुंबई में स्थित है। बात करें किस राज्य में स्थित है, तो मुंबई किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र के मुंबई जो महानगर है हमारा, मुंबई महानगर में एक ब्रिज है कार्नेक ब्रिज, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, सिंदूर ब्रिज। आपको दिखाते हैं कार्नेक ब्रिज की बहुत ही चमचमाती हुई एक बेहतरीन फोटो। तो क्या है ये, देखिए ये रहा हमारा कार्नेक ब्रिज। कौन सा ब्रिज है ये, कार्नेक ब्रिज, जो कि अब किस में बदल गया है, इसका नाम क्या हो गया है, सिंदूर ब्रिज। क्या हो गया है इसका नाम, सिंदूर ब्रिज। देखिए कितना चमचमाता हुआ एकदम बेहतरीन परिदृश्य देखने को मिल रहा है हमको रात के, ये रात का दृश्य है कहाँ का, मुंबई शहर का। कितना शानदार लग रहा है ये कार्नेक ब्रिज, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, सिंदूर ब्रिज। तो देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो कौन सा विश्व कप है दोस्तों, निशानेबाजी का जो विश्व कप है, शूटिंग का जो विश्व कप है, जिसका 2027 का टूर्नामेंट होना है। जो टूर्नामेंट 2027 का जो आयोजन है वो पूछा हमसे किस देश में किया जाएगा, यानी कि इस 2027 के टूर्नामेंट का होस्ट कौन सा देश रहेगा। तो क्या हो जाएगा, भारत, अमेरिका, चीन या फ्रांस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों इसका, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2027 के निशानेबाजी विश्व कप को होस्ट करने जा रहा है कौन, हमारा भारत देश। अगर बात करें आपसे शुरुआत की, तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब होती है, इस टूर्नामेंट कब से स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट कब से हुआ था, 1986 से। कब से स्टार्ट हुआ था, 1986 से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। कौन सा है, निशानेबाजी विश्व कप। निशानेबाजी का जो टूर्नामेंट है 2027 का भारत होस्ट करने जा रहा है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है, क्या राजस्थान में शुरू की गई है, महाराष्ट्र, बिहार या पंजाब। तो किस राज्य में शुरू की गई है, जिस भी राज्य में शुरू की गई है वहाँ के मुख्यमंत्री जी को अपने राज्य के नागरिकों का बहुत ही ख्याल है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री सेहत योजना जो शुरू की है। तो किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में या पंजाब में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर शुरू की गई है ये मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब राज्य में शुरू
की गई है। बात करें आपसे पंजाब राज्य में शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इस मुख्यमंत्री योजना सेहत योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक कैशलेस का मुफ्त इलाज आपको इसमें किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष। पंजाब राज्य के प्रत्येक नागरिक को 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कैशलेस इलाज इसमें किया जाएगा। तो कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री सेहत योजना, जो किससे शुरू, कहाँ पर शुरू की गई है, पंजाब राज्य में शुरू की गई है। देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो जो भारतीय नौसेना है हमारी, इसके पूछा गया है जो जिनकी पहली महिला फाइटर पायलट, जो फर्स्ट लेडी हैं फाइटर पायलट बनी हैं, तो कौन बनी है, रेखा गुप्ता, आस्था पुनिया, विनीता फोगाट या अश्विनी शर्मा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन बनी है, आस्था पुनिया, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी हैं। कौन बन चुकी हैं, आस्था पुनिया जी बन चुकी हैं। देखिए हम अगला क्वेश्चन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। 17वां ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, रूस, भारत, ब्राजील या चीन। कौन सा शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। तो अगर आपसे बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, ब्रिक्स के रूप की बात करें हमसे, ब्रिक्स की स्थापना, अगर बात से करें ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, तो ब्रिक्स की स्थापना होती है दोस्तों कब, 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब होती है, 2006 में इसकी स्थापना होती है, जो कि 2006 में क्या था, ये ब्रिक था, BRIC, ओनली ये ब्रिक था 2006 में। यानी कि भारत इसमें, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ये बाद में 2010 में, कब, बाद में 2010 में ये क्या बन गया, BRICS, ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। कब बन गया ये, 2010 में ये ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स बन गया यानी कि पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ने इसकी स्थापना की थी। 2010 में कौन इसमें शामिल हो जाता है, ऐसे साउथ अफ्रीका। तो इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। तो किस देश में आयोजित किया जाएगा इसका 17वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका ब्राजील आंसर हो जाएगा। 2006 में इसकी स्थापना होती है और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था, जिससे इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स इसका नाम हो चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। पहले भारतीय कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले, राकेश शर्मा जी थे। अब दूसरे भारतीय हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरे भारतीय कौन बने हैं, शुभांशु शुक्ला, नमन यादव, सुनीता विलियम्स या संतोष यादव। तो कौन बने हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले। पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय हमारे राकेश शर्मा जी थे, जो फर्स्ट थे। और दूसरे कौन बन गए हैं हमारे, तो दूसरे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जी हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं, जो कि कब अंतरिक्ष में गए थे। अगर आप आपसे बात करें शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान कब भरी थी, तो इन्होंने उड़ान भरी थी, कब भरी थी इन्होंने उड़ान, दोस्तों शुभांशु शुक्ला जी हैं, इन्होंने कब उड़ान भरी थी, इन्होंने 25 तारीख को उड़ान भरी थी। कब भरी थी, 25 जून। कब उड़ान भरी थी इन्होंने, 25 जून को इन्होंने उड़ान भरी थी, 25 जून 2025 को। 25 जून को इन्होंने 2025 को इन्होंने उड़ान भरी थी। 2025 को कहाँ के लिए, अंतरिक्ष के लिए 2025 को उन्होंने उड़ान भरी थी। और आपसे बात करें ये वापस कब आए धरती पर वापसी कब होती है इनकी, अगर आपसे बात करें तो विमान वापसी होती है इनकी 15 जुलाई को। वापसी कब होती है इनकी, 15 जुलाई को इनकी वापसी होती है। वापसी कब होती है दोस्तों, 15 जुलाई। 15 जुलाई को ये वापस आ चुके थे अंतरिक्ष से। अगर आपसे पूछें इन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन का समय बिताया, अगर आपसे पूछा जाए कि शुभांशु शुक्ला जो कि हाल ही में दूसरे जो भारतीय बन गए अंतरिक्ष में जाने वाले, उन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन का समय बिताया था, तो उन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन का समय बिताया था दोस्तों, अंतरिक्ष में इन्होंने 18 दिन का समय बिताया था। कितने दिन का समय बिताया था इन्होंने अंतरिक्ष में, 18 दिन का इन्होंने समय बिताया था। अगर आपसे बात करें मिशन की, बात करें आपसे किसकी, मिशन की, ये कौन से मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे, किस मिशन के तहत ये अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए थे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AX4 मिशन। कौन सा मिशन था, AX4। कौन सा मिशन था दोस्तों, AX4 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष यात्रा पर
गए थे, ये X4 मिशन जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। देखते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शुभांशु शुक्ला। देखते हैं हम इनकी तस्वीर अगर है तो देखिए, ये रहे शुभांशु शुक्ला। कौन है ये? शुभांशु शुक्ला जी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इनकी ये तस्वीर आई है सामने। कहाँ से? ISS से इनकी तस्वीर खींची है। कौन है ये? शुभांशु शुक्ला जी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इनकी ये तस्वीर सामने आई है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? हाल ही में मनाया गया है, जो कि कौन सा उत्सव है? बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव तो किस राज्य में मनाया गया है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? कौन सा उत्सव है? बोनालू उत्सव हाल ही में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कहाँ? तेलंगाना। कहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में हाल ही में कौन सा उत्सव मनाया गया है? बोनालू उत्सव। और आपसे बात करें तेलंगाना के कुछ और उत्सवों की, तो तेलंगाना का एक तो बोनालू उत्सव है, एक है बथुकम्मा। कौन सा है? बथुकम्मा। बथुकम्मा भी कहाँ पे? बथुकम्मा जो महोत्सव है, वो भी कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तेलंगाना में देखने को मिलेगा। एक और होता है हमारा कौन सा? समक्का सरक्का। कौन सा है? समक्का सरक्का। समक्का सरक्का उत्सव भी कहाँ का है दोस्तों? तो समक्का सरक्का भी उत्सव कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तेलंगाना में ही देखने को मिलेगा। और एक और है नागोबा जतारा। कौन सा है? नागोबा जतारा। नागोबा जतारा कौन सा है? नागोबा जतारा। नागोबा जतारा उत्सव भी कहाँ पे देखने को मिलेगा? तेलंगाना में देखने को मिलेगा। एक और होता है कौन सा? उगादी। एक और उत्सव कौन सा है? उगादी। उगादी उत्सव। कौन सा? उगादी। उगादी भी कहाँ का है? तेलंगाना का। तो जो कि उत्सव देखने को देखे हमने, ये प्रमुख तेलंगाना के प्रमुख उत्सव हैं। कौन कौन से? बोनालू उत्सव, बथुकम्मा, समक्का सरक्का, नागोबा जतारा और उगादी। और आपसे बात करना, ये बोनालू उत्सव है, अगर ध्यान ना रहे हमको, याद करने की ट्रिक क्या है इसकी याद करने की ट्रिक है हमारी क्या? बोनालू। कौन सा उत्सव है? बोनालू। तो बोनालू का मतलब क्या है? इसको क्या लिख देंगे हम? बोना आलू। क्या लिख देंगे हम? बोना आलू। बोनालू को ट्रिक बताते हैं अब। बोनालू की ट्रिक क्या हो जाएगी? बोना आलू। यानी कि बोना आलू, यानी कि बोना का मतलब क्या होता है? आलू की हाइट छोटी रह गई है। अगर आलू की हाइट छोटी रह गई है, इसको याद करेंगे कैसा? बोना आलू। तो इसको याद कैसे रहेंगे? जो बोना आलू है, इसकी हाइट अगर छोटी रह गई है, तो ये कहाँ का है? तेलंगाना का। तो तेलंगाना में क्या आ रहा है? तेल। अरे इस आलू में हम तेल लगाएं तो आलू की हाइट बढ़ जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा? आलू की हाइट बढ़ जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा? तेलंगाना में यार तेल लगाएं तो आलू की हाइट कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी हाइट। और बात करें लंबी हो जाएगी, तो ये कौन लंबी हो गई? एक चीज और बनती है हमारी, लंबा हो जाएगा तो कौन सा नृत्य करेगा ये? लंबाड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य करेगा ये आलू लंबा हो गए? लंबाड़ी नृत्य। लंबाड़ी नृत्य। कौन सा? लंबाड़ी नृत्य। तो लंबाड़ी नृत्य भी कहाँ का है दोस्तों? लंबाड़ी नृत्य भी तेलंगाना का ही देखने को मिलेगा। तो जो बोना आलू है, अगर इसमें तेल लगाएंगे, इसकी हाइट लंबी हो जाएगी। लंबी होके क्या करेगा? लंबाड़ी नृत्य करने लगेगा। तो इसकी ये याद करने की हमारी ट्रिक है। देखिए आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा? भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? जो 16वीं जनगणना है, जो 2027 के पहले चरण की शुरुआत इसकी कब से पूछी गई हमारी? तो क्या 1 जनवरी 2026, 1 मार्च 2026, 1 अक्टूबर 2026 या 1 अप्रैल 2026? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत की 16वीं जो जनगणना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 1 अक्टूबर 2026। कब से शुरुआत की जाएगी इसकी पहले चरण की? 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि जनगणना हमारे भारतवर्ष में हर 10 वर्ष में एक बार होती है। तो इससे लास्ट टाइम जनगणना कब हुई थी? लास्ट टाइम जनगणना हुई थी कब? 2011 में हुई थी। हर 10 वर्ष में होती थी, लेकिन हमको अगली जनगणना कब होना था? 2021 में। कब होना था दोस्तों? 2021 में होना था, लेकिन 2021 में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 2021 में क्या था? कोविड-19 के कारण इस 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। इसलिए अब कब होगी? 2027 में के पहले चरण की शुरुआत इसकी शुरू होगी। कब से? 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। और बात करें आपसे जनगणना की, जनगणना शुरुआत कब होती है भारत में? भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो जनगणना की शुरुआत दोस्तों कब होती है भारत में? तो जनगणना की शुरुआत होती है दोस्तों कब? इसकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से इसकी जनगणना शुरू होती है। किसके कार्यकाल से? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसकी जनगणना शुरू की गई थी। लॉर्ड मेयो में कब की गई थी?
1872, सन 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी, जो कि किसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। किसके कार्यकाल में की गई थी दोस्तों? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी 1872 में। लेकिन ये जो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी भारत की, ये कैसी थी? जो कि नियमित नहीं हुई थी, सही तरीके से इसको नहीं किया गया था। इसलिए इसके बाद सन 1881 में, कब? सन 1881 में यहाँ से शुरू होती है हमारी नियमित जनगणना। यहाँ से कौन सी शुरू होती है? बिल्कुल सही तरीके से नियमित जनगणना कब से शुरू होती है? तो नियमित जनगणना शुरू होती है कब? 1881 से। 1881 में बात करें किसका कार्यकाल था? लॉर्ड मेयो। यहाँ पे तो लॉर्ड मेयो था, यहाँ पे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हमारी नियमित जनगणना शुरू होती है कब से? सन 1881 से। कब से? 1881 से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। और 1872 में सबसे पहले शुरू की गई थी, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। आज़ाद भारत की अगर बात करें 2011 की जनगणना की, किसकी की? 2011 की जनगणना की बात करें आपसे, 2011 की जनगणना की, तो ये आज़ाद भारत की कौन सी? आज़ाद भारत की। आज़ाद भारत की कौन सी भी जनगणना थी ये? आज़ाद भारत की कौन सी भी जनगणना थी? तो आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? बात करें तो आपसे 2011 की जनगणना की, तो आज़ाद भारत की कौन सी जनगणना थी दोस्तों? ये 7वीं जनगणना थी 2011 की। आज़ाद भारत की 7वीं थी। और टोटल कौन सी थी? जब से शुरुआत की गई थी, जब से कौन सी थी? जब से कौन सी थी? 15वीं। कौन सी थी? 2011 की 15वीं जनगणना थी और आज़ाद भारत की ये 7वीं जनगणना थी। तो क्या देखा अपन ने? कौन सी कब से शुरू किया जाएगा? इसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से। तो देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। हमने इसको देखा, जनगणना के बारे में थोड़ा सा ऑपरेशन किया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी 2025 की थीम क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य, हरित ऊर्जा को अपनाना, या जल संरक्षण का महत्व। तो क्या दोस्तों इसका विश्व पर्यावरण दिवस है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है हमारा, इसकी 2025 की थीम के बारे में हमसे बात की गई है। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम हो जाएगी हमारी क्या? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। तो अगर बात करें आपसे विश्व पर्यावरण दिवस की, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपको मनाने को मिलता है। और बात करें इसकी शुरुआत की, तो ये जो पर्यावरण दिवस है कब से शुरू होता है? ये शुरुआत की बात करें हम इसकी, बात करें पर्यावरण दिवस की शुरुआत की, तो शुरुआत कब से होती है दोस्तों इसकी? तो इसकी शुरुआत होती है सन 1972 से। कब से होती है? 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1972 में पहली बार मनाया गया था क्या? पर्यावरण दिवस, जो कि हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण इसकी क्या थी? थीम थी, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 13, एशिया कप, क्या एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? एशिया कप 2025 का खिताब अपन को बताना है किस देश ने जीता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? एशिया कप 2025 का खिताब तो किस देश ने जीता है एशिया कप 2025 का खिताब? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या जीता है? किसने जीता है? हमारे भारत देश ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? हमारे भारत देश ने। तो किसने जीता? भारत देश ने जीता है। अगर आपसे बात करें एशिया कप की, तो एशिया कप के बारे में थोड़ा सा देखिए। एशिया कप 2025 की मेजबानी किसने की थी? यानी कि इसका होस्ट देश कौन सा था? तो होस्ट कौन सा था? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका होस्ट था। किसकी मेजबानी? इसकी 2025 की मेजबानी किसने की थी? यूएई द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिली थी? अभिषेक शर्मा जो बेस्ट प्लेयर थे उनको क्या मिला गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। सर्वाधिक रन भी किसने बनाए थे? अभिषेक शर्मा जी ने। शर्मा जी जो है अभिषेक शर्मा, इन्होंने सबसे सर्वाधिक रन इस सीरीज में एशिया कप में बनाए थे। सर्वाधिक विकेट की बात करें तो सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे दोस्तों? सर्वाधिक विकेट लिए थे किसने? कुलदीप यादव ने। किसने लिए थे सर्वाधिक विकेट? कुलदीप यादव ने। फाइनल में मैन ऑफ द मैच दोस्तों किसे दिया गया था? तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तिलक वर्मा को। किसे दिया गया फाइनल में मैन ऑफ द मैच की सीरीज? तिलक वर्मा को दिया गया। बात करें आपसे विजेता टीम की राशि को, जो विजेता टीम थी हमारी भारत, उसको कितनी राशि दी गई? तो कितनी राशि दी गई? 2.6 करोड़ रुपए। कितना? 2.6 करोड़ रुपए विजेता टीम को राशि
दी गई थी। कब? एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। देखिए हम अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? अमेजन जो जंगल है, अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े इस दुनिया के सबसे बड़े सांप, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है। तो इसको क्या नाम दिया गया? नाम क्या दिया गया इस सांप को? क्या बर्मीज पाइथन, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, रेटिकुलेटेड पाइथन या ग्रीन एनाकोंडा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है इसमें। कब? किसमें? अमेजन का जो जंगल है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है, इसका नाम क्या दिया गया है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। अगर आपसे बात करें अमेजन जंगल की, जो अमेजन का जंगल है जो किस महाद्वीप में है, तो अमेजन का जंगल अगर किस महाद्वीप में बात करें आपसे, तो ये किस महाद्वीप में है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका। किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा क्या? अमेजन का जंगल। अमेजन का जंगल जो है इतना बड़ा है कि ये 9 देशों में फैला है। कितना बड़ा है ये 9 देशों में फैला हुआ है ये अमेजन का जंगल। अमेजन का जंगल कितना बड़ा है कि 9 देशों में फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। कौन सा जंगल है? अमेजन का जंगल। अगर आपसे बात करें इसको क्या कहा जाता है, अमेजन के जंगल को बात करें इसको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ। इसको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा इस जंगल को कहा जाता है। जो किस लिए कहा जाता है? हाँ, माना कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है अमेजन का जंगल। दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से आती है। लेकिन इसको जो लंग्स ऑफ अर्थ कहा गया है, जो किस लिए कहा जाता है? दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इसी से आती है इसलिए नहीं कहा जाता, बल्कि इसको इसलिए कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को अवशोषित करता है। किसको? सबसे ज़्यादा CO2 को अवशोषित कौन करता है? अमेजन का जंगल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो इसका नया नाम क्या है? सबसे बड़े जो सांप खोजा गया है, क्या नाम दिया गया है इसको? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। देखिए अगला क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं दोस्तों? तो 13,000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे हमारे? डेरिल मिचेल, KL राहुल, जो रूट, स्टीवन स्मिथ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं जो सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले? जो रूट। और आपसे बात करें जो रूट हैं, ये जो रूट जो खिलाड़ी हैं जो किस देश के हैं, ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? जो रूट। तो आपसे बात करें किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ये इंग्लैंड। किसके लिए? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? इंग्लैंड। तो किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। अगर बात करें इन्होंने जो 13,000 रन, सबसे तेज रन 13,000 बनाए हैं, जो कितने मैचों में बनाए हैं? इन्होंने कितनी मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 13,000 रन बनाए हैं? तो बात करें कितने मैच खेले इन्होंने? 153। कितने? 153। 153 मैचों में इन्होंने कितने सबसे तेज 13,000 रन बनाने का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने? जो रूट ने, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। देखिए हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसका? संघ लोक सेवा आयोग, UPSC। किसका? UPSC का नया अध्यक्ष हमसे पूछा गया। UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? राजीव गौबा, डॉक्टर अजय कुमार, संजय मिश्रा या अनिल बैजल। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? अनिल बैजल, संजय मिश्रा, डॉक्टर अजय कुमार या राजीव गौबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्टर अजय कुमार। कौन बने इसके नए अध्यक्ष? तो इसको नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? डॉक्टर अजय कुमार। किसके? UPSC। UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अजय कुमार। और बात करें डॉक्टर अजय कुमार से पहले की, डॉक्टर अजय कुमार से जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? UPSC के जो अजय कुमार से पहले अध्यक्ष थे कौन थे? इनसे पहले कौन थे? अजय कुमार ने किसकी जगह ली है? प्रीति सूदन। कौन थे? प्रीति सूदन।
अजय कुमार ने किसकी जगह ली है? प्रीति सूदन। अगर आपसे बात करें प्रीति सूदन से भी पहले, किससे? प्रीति सूदन से। प्रीति सूदन ने किसकी जगह ली थी दोस्तों? तो प्रीति सूदन ने किसकी जगह ली थी? मनोज सोनी। कौन थे? मनोज सोनी। कौन थे? मनोज सोनी। तो मनोज सोनी के बाद कौन बनते हैं? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन के बाद नए अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर अजय कुमार, जो कि वर्तमान में नए अध्यक्ष के रूप में आ चुके हैं। कौन? डॉक्टर अजय कुमार। किसके? यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। आपसे बात करें संघ लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग है, भारत के संविधान में किस भाग में रखा गया है इनको? भारत के संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोगों को रखा गया है? जिसमें लिखा है भारत के संविधान के भाग में, तो कौन सा भाग है भारत का संविधान का? भारत का संविधान का भाग है कौन सा? भाग 14। कौन सा? भाग 14 में राज्यों के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेवा और लोक सेवा आयोग का उल्लेख किसमें मिलता है हमको? संविधान के भाग 14 में देखने को मिलेगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारा? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन? CJI मुख्य न्यायाधीश, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के? 52वें। कौन नियुक्त किए गए हैं हाल ही में? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ या जस्टिस HK कानिया? HJ कानिया। देखते हैं कौन है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कौन बने हैं हाल ही में? जस्टिस कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। तो इसमें हाल ही में कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। कौन बने हैं दोस्तों? जस्टिस BR गवई हमारे हाल ही में नए CJI के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस BR गवई। अगर बात करें आपसे जस्टिस BR गवई, तो जस्टिस BR गवई ने कौन से न्यायाधीश की जगह ली थी? किसने? जस्टिस BR गवई ने किस न्यायाधीश की जगह ली थी? तो इन्होंने किस न्यायाधीश की जगह ली थी? संजीव खन्ना जी की। किसकी? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी जो थे, इनसे पहले के CJI थे। कौन? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना की जगह किसने ली है? जस्टिस BR गवई ने। तो हाल ही में कौन बने हैं CJI? 52वें मुख्य न्यायाधीश। तो संजीव खन्ना कौन से थे? 51वें। संजीव खन्ना कौन से थे? 51वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। और 52वें कौन बन चुके हैं हाल ही में? जस्टिस BR गवई। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला, भारत की सबसे अमीर महिला के बारे में हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर A नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर B सावित्री जिंदल, ऑप्शन नंबर C रोशनी नाडर, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? रोशनी नाडर, जो कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में बन चुकी हैं। कौन? रोशनी नाडर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ? तो किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किस किस देश का है? कौन सा सैन्य अभ्यास है दोस्तों? साइक्लोन 2025। जो साइक्लोन अभ्यास है किस किस देश के बीच में शुरू किया गया है? तो भारत के साथ किस देश का है ये? क्या मिस्र का है, जापान, श्रीलंका या नेपाल? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो साइक्लोन किस किस का देश का है? भारत और मिस्र का। किस देश का है दोस्तों? भारत और मिस्र के बीच में जो युद्ध अभ्यास है साइक्लोन, जो किस किस देश के बीच में किया जाता है? भारत और मिस्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। तो भारत और मिस्र का ये युद्ध अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो मानव अधिकार आयोग है, जिसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? जस्टिस TS ठाकुर, जस्टिस B रामासुब्रमण्यम, जस्टिस RM लोढ़ा या जस्टिस P सदाशिवम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कौन बने हैं? जस्टिस B रामासुब्रमण्यम। कौन बने हैं? जस्टिस B रामासुब्रमण्यम, जो कि NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस B रामासुब्रमण्यम। अगर आपसे बात करें NHRC, जो हमारा NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? इसका गठन कब किया गया था? तो 1993 में। कब? 1993 में। तो 1993 में किसका गठन किया गया था? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया था। तो ये क्या करता है? अगर बात करें NHRC का क्या काम रहता है? NHRC क्या किस क्षेत्र में ये काम करता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव अधिकार आयोग। इसके नाम में ही छिपा गया है, जैसा कि मानव अधिकार आयोग जो कि संविधान द्वारा नागरिकों को जो कि अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों के अधिकार, उनकी रक्षा करता है। कौन करता है? एनएचआरसी। कौन करता है? एनएचआरसी, जो कि मानव को अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो उनके मानव अधिकारों की रक्षा कौन करता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो आज की क्लास को शुरुआत खत्म करते हैं हम यहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। आज के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट फिर मिलेंगे आपके लिए कल एक और वीडियो के साथ, जिसमें भी आपको लाएंगे टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करेंट अफेयर्स। जय हिंद, जय भारत।